नमस्कार। क्लास 9 सोशल साइंस सेट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नंबर 1 कहता है आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर मुकदमा किस स्थान पर चलाया गया। तो इसका आंसर आएगा दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो ये आप देखिए यहाँ दिल्ली का लाल किला जो है यहाँ पर ये मुकदमा चला था। नेक्स्ट पूछता है किस देश ने सबसे पहले नेताजी द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की आंतरिक सरकार को मान्यता दी थी। तो इस पे आप एक बार देखेंगे तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो अंतरिम सरकार थी आज़ाद हिंद फौज की वो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ सिनेमा हॉल में इसकी घोषणा हुई थी। और यहाँ पर कम से कम 38 करोड़ निवासियों की स्वतंत्र कराने के लिए नेताजी ने ये स्पीच तैयार की थी। और इस अंतरिम सरकार के निर्माण के बाद 9 देशों ने इसको मान्यता दी थी, जिसमें इटली, जापान, जर्मनी, फिलीपींस, चीन, क्रोएशिया, थाईलैंड, मंचूरिया और बर्मा ये शामिल हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा जापान। ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने किस अधिनियम को काला कानून कहा है। तो रॉल्ट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ये 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था ब्रिटिश जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके द्वारा। और एक्चुअली में इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए इसको भारतीयों ने काला कानून या बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय थे। और इन्होंने ही जब भारत पाक विभाजन हुआ तो वो सारी देख रेख इन्हीं के जिम्मे थी। वास्तव में ये ब्रिटिश नेवी के एक ऑफिसर थे जो भारत के अंतिम वायसराय रहे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी ये रहे थे। नैना दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये आप देख रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क का फ्रंट जो गेट है वो। देन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो डी है कवार की उमस। कवार की उमस ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क हवाएं नहीं होती हैं। ये जो हवाएं हैं ये तो लू होती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। कवार की उमस या अक्टूबर हीट होती है जब मानसून बारिश बंद हो जाती है सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के महीने में आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है और जब ज़मीन पे बहुत नमी होती है और सूर्य की किरणें ज़मीन तक पहुंचने के कारण, क्योंकि सितंबर तक तो बादल छाए रहते हैं इसलिए हीट नहीं आती, तो यहाँ पर थोड़ी सी हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर हो जाता है जिसे अक्टूबर हीट या कवार की उमस कहते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा एक लक्षण पर्वतीय वनों से संबंधित नहीं है। इनमें से जो ए है ना ये नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर इनमें नहीं मिलता है तो ये गलत है। बाकी के सारे ठीक हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरवन में मिलता है। ये गलत सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका पॉइंट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका उत्तर ये ए बनेगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो दिए गए ऑप्शन जो हैं देखिए या सीधा आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली में है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। यहाँ आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जो सरकार, तो उसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री। वैसे तो सरकार का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अपनी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री को देता है और प्रधानमंत्री ही सारी कार्यपालिका या संसदीय कार्यवाही को देखता है और मंत्रिमंडल का वो वरिष्ठ सदस्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कारक गरीबी की उच्च दर में योगदान देता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन
इसमें योगदान देते हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्योंकि भारी आय असमानता है, भूमि का असमान वितरण है और भूमि सुधारों के प्रभावशाली कार्यान्वयन का अभाव भारत में गरीबी का कारण रहा है। निकटता शहरी गरीबी की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो शॉपकीपर नहीं आएगा, बाकी के सब आएंगे। ठीक है, तो ये बाकी के तीनों इसमें सही है, केवल ये सी ऑप्शन गलत है, यानी ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? तो रोल्ट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति पर, जो खासकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के उनको सीधा जेल में डालने के कानून उन्होंने बनाया था, जिसके अंतर्गत उनको 2 साल की सज़ा हो सकती थी और वो बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, किसी भी आदेश को जो है उसकी जांच कर सकती है और ये देख सकती है कि वो मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। नेक्स्ट कहता है अलग अलग देशों में गरीबी रेखा अलग अलग क्यों है? देखो, अलग अलग देशों में गरीबी रेखा को मापने का अलग अलग तरीका होता है। किसी देश में कोई पैमाना अलग होगा, सामाजिक मापदंड अलग होंगे, किसी देश में अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में हर कोई वो आदमी निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में आज भी कार रखना एक प्रकार का विलासिता का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया जेट धाराएं क्या हैं, ये किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती हैं? जेट वायु धाराएं, एक मिनट, तो जेट वायु धाराओं से संबंधित क्वेश्चन है। जेट वायु धाराएं वास्तव में जो अक्षोभ मंडल है इसमें 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर ये चलती हैं और ये भारत में खासकर शीतकाल में इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। समर सीजन में ये थोड़ी सी नॉर्थ की ओर रहती है, यानी हिमालय से नॉर्थ की ओर बहती हैं, और जब विंटर सीजन आता है तो ये हिमालय से दक्षिण से बहती हैं। इनके कारण से मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले जो एंटी साइक्लोन हैं, जिनको हम WD यानी पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो भारत में पहुंचते हैं और इनके द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, और जो मैदानी राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब में विंटरकालीन बारिश होती है जो रबी फसलों के लिए अच्छी होती है, जिसको माहवट कहा जाता है। नेक्स्ट, संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो संसद की सर्वोच्चता का मतलब है कि हमारा जो संसद है वो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। संसद जो है वो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। वह जब चाहे किसी भी कानून की अधिनियमित, उसको संशोधित और निरस्त कर सकती है। यह एक सामान्य कानून बनाने वाली संस्था के साथ साथ एक संवैधानिक कानून बनाने वाली संस्था भी होती है। अब बात आती है कि संसदीय संप्रभुता क्या है? तो इसको हम संसदीय सर्वोच्चता या विधायी संप्रभुता भी कहते हैं। यानी कुछ संसदीय लोकतंत्रों में संवैधानिक विधि की एक अवधारणा है। इसकी यह धारणा होती है कि विधायी निकायों के पास संपूर्ण संप्रभुता होती है, यानी वो किसी सरकारी संस्थान या जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका भी शामिल है, उनमें ये सब समावेशित होती हैं और यही संस्था जो है वो सर्वोच्च होती है, इसीलिए इसको सर्वोच्चता कहा जाता है। देन गरीबी के प्रमुख आयाम क्या हैं? तो गरीबी के प्रमुख आयाम आप ये बता सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर। भूमिहीनता, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है वो गरीब है। जो बेरोजगार है, यानी कोई रोजगार नहीं है। परिवार का आकार, बहुत बड़े परिवार, उनमें भी गरीबी आमतौर पर देखने को मिलती है। निरक्षरता, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार रहेगा या वो गरीबी का शिकार हो सकता है। खराब स्वास्थ्य या कुपोषित व्यक्ति या बाल श्रम, चाइल्ड लेबर या असहायता,
ठीक है। तो जो दिव्यांग हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियों में वो उनको हम गरीबी के मूल्यांकन में उनके सामाजिक पक्ष को देखते हुए, आर्थिक पक्ष को देखते हुए गरीबी का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन था कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भारत दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वाले देशों में क्यों शामिल हैं। तो आप बताओगे कि भारत जो है हमारा एक शामिल है क्योंकि, यहाँ आपने एक ही शब्द डाल देना था, क्योंकि। भारत में लगभग 47,000 किस्म की प्रजातियाँ मिलती, जो विश्व का 10वां हिस्सा है, एशिया का चौथा है। यहाँ पर 15,000 फूल मिलते हैं, 90,000 प्रजातियों की मछलियाँ मिलती हैं। तो यहाँ तक आप ये आंसर लिख सकते थे इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड पूछता है अक्षत वनस्पति क्या होती है। अक्षत वनस्पति का मतलब होता है लंबे समय तक मनुष्य द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ा गया जो वनस्पति है, छोड़ी गई जो वनस्पति है, वो अक्षत वनस्पति कहलाती है। और आगे अगर आप करते लंबे समय तक मनुष्य द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ा गया जो वनस्पति क्षेत्र है, यानी जिस वनस्पति को किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो अक्षत वनस्पति यानी वर्जिन वेजिटेशन कहलाती है। देन स्थानिक और विदेशी पौधों की परिभाषा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड बन गया, ठीक है, सेकंड। और यहाँ पर आपने बताना था स्थानिक वनस्पति, यहाँ से आप ले सकते थे कि अक्षत वनस्पति का वो भाग जो पूर्ण रूप से भारतीय है वो स्थानिक या स्वदेशी माना जाता है, जो बाहर से लाए गए पेड़ पौधे हैं उनको विदेशी कहा जाता है। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट, तो ये इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि और महत्व का वर्णन करें। अथवा में आपने देना था आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने कैसे संभाली। तो उसके लिए आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये जैसे आप सबको मालूम है कि 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पर जनसभा हो रही थी, जिस पे जनरल डायर ने अंधाधुंध जो फायर है उसका ऑर्डर दे दिया था, जिससे 20,000 के आसपास हमारे जो लोग थे वो एकत्रित थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और ये बैसाखी का एक दिन था, ठीक है। तो इस वाली बात को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन अपने पेपर में किया होगा और ये सारी डिटेल आपने देनी थी। नेक्स्ट, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अथवा में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान कैसे संभाली। तो नेताजी पनडुब्बी के द्वारा 20 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे थे। वहां पर मंत्रियों, सैनिक अधिकारी और प्रधानमंत्री के साथ उनकी भेंट हुई थी तोजो के साथ। और 2 जुलाई 1943 को फिर वो सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में एक सभा में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर जो है वो नेताजी के हाथों दे दी थी और यहीं से उनको नेताजी कहा जाने लगा। तो ये था, और फिर वहीं से उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने क्वेश्चन अपनी आंसर शीट पे लिखा होगा। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र पर आपने ये दर्शाने थे जलियांवाला बाग, मुंबई, सिमलीपाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और कांटेदार वन। तो इसका मैप आपने ऐसे भरना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ है जलियांवाला बाग, यहाँ है कांटेदार वन, ठीक है। तो कांटेदार वनों को आप ऐसे भी दर्शा सकते थे और आपने हो सकता है कि ऐसे हाईलाइट करके दर्शा दिया हो। तो ये कांटेदार वनों का एरिया है। तो ये मुंबई है, यहाँ उड़ीसा में सिमलीपाल है और ये है मौसीनराम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका 9th क्लास सोशल साइंस सेट एग्जाम का सॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।